अस्सलाम मुस्ताफिर नहीं। अच्छा तो ये स्लाइड सारे खोलने हैं लेक्चर नंबर 6, और मेरे नोट्स जिसके पास हैं वो उनको भी फॉरवर्ड कर दे जिसके पास नहीं है। उन्हीं से काम चल जाएगा पिछले नोट से। इसमें हम प्लास्टिक एनालिसिस पढ़ेंगे, कोलैप्स मैकेनिज्म, वर्चुअल वर्क मेथड और कंटिन्यूस बीम्स का एनालिसिस। तो ये आज का हमारा टारगेट होगा। अच्छा, हमारे पास जो कंक्रीट बीम में पड़ी थी पिछले सेमेस्टर में, आरसीसी बीम, उसके अंदर क्या मैकेनिज्म होता था हमारे पास? पहले पहले जो टेंशन में फाइबर्स थे वो क्रैक, टेंशन में हमारे पास क्रैकिंग होती थी। उसके बाद क्या कहते हैं, टेंसाइल फोर्स हमें रिबार्स दिया करती थी, और ऊपर से कंप्रेशन फोर्स होती थी। उसके बाद ब्रिटनी स्ट्रेस टॉर्क, सारा याद है ना कॉन्सेप्ट था। यानी कंक्रीट हमारे पास टेंशन में वीकर होती है और कंप्रेशन में स्ट्रॉन्गर होती है, इसलिए टेंसाइल साइड पे पहले फेलियर होता है और कंप्रेशन साइड में बाद में होता है क्रशिंग फेलियर, उसको हमें अवॉइड करना होता है। स्टील बीम्स का डिफरेंट हिसाब होता है। यहाँ पर हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो कंप्रेशन में फाइबर्स हैं और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो टेंशन में फाइबर्स हैं, उनका बिहेवियर आइडेंटिकल होता है। दोनों इकट्ठे ही यील्ड करते हैं इफ ऑल गोज वेल, ठीक है, और इकट्ठे ही आपके पास फेलियर होता है। इसकी मैं फेलियर डायग्राम भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये आपके पास एक स्टील सेक्शन इमेजिन करें। ये इसके ना उसमें फ्लेक्जर में फाइबर्स ऊपर से लोड लग रहा है, और ये आपके पास टेंशन में है और ये कंप्रेशन में है। तो आपने स्ट्रेस बढ़ाते गए, आपके पास स्ट्रेन बढ़ता गया। यहाँ पर देखो यील्ड स्ट्रेस अचीव हुआ है जब नीचे इतने पोर्शन के फाइबर्स में यील्ड स्ट्रेस हुआ है, ऊपर भी यील्ड स्ट्रेस हो गया, और फिर वही स्ट्रेस बाकी फाइबर्स में रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, और अल्टीमेटली आपके पास ये फेलियर है जब सारे के सारे फाइबर्स बिलो द न्यूट्रल एक्सिस और सारे के सारे फाइबर्स अबव द न्यूट्रल एक्सिस यील्ड कर गए हैं। तो स्टील बीम्स में फेलियर मैकेनिज्म में आपके पास कंप्रेशन और टेंशन के फाइबर जब सारे यील्ड कर दें तब एक प्लास्टिक मूवमेंट बनता है। और प्लास्टिक मूवमेंट जो है आपके पास, प्लास्टिक हिंज बनता है, सॉरी, और प्लास्टिक हिंज जब बन जाए तो आपकी बीम फेल कर जाती है। कंक्रीट से इसका बिहेवियर काफी डिफरेंट होता है स्टील बीम्स का। तो आपके पास कंप्रेशन और टेंशन में जब सारे फाइबर्स हील कर जाते हैं तो प्लास्टिक हिंज फॉर्मेशन होती है, और आपकी बीम की सारी कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो जाती है। तो इस लेक्चर के अंदर हम प्लास्टिक एनालिसिस परफॉर्म करेंगे बीम्स का, यानी प्लास्टिक हिंज मैकेनिज्म हम देखेंगे कैसे बनता है। तो वो ये सारी थ्योरी लिखी हुई है, यानी बीम्स के टाइप्स बताइए, मैं खुद देख लेना, जॉइस्ट, स्पैंडल, गर्डर्स वगैरह। ये हमारे पास क्या कहते हैं, एक डायग्राम है जो रिप्रेजेंट करिए डिफरेंट स्टेजेस को ऑफ स्ट्रेसेस। और ये अब हम प्लास्टिक हिंज सारा पढ़ेंगे, ठीक हो गया जी? मैं नोट्स भी पढ़ा रहा हूँ ये। यहाँ पर तो important हुआ। बाकी एक बार देख लेना, वो मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट रेशियो का बताया गया है, स्ट्रॉन्ग कॉलम वीक बीम्स जो हम हमेशा प्रेफर करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर। अच्छा, एक और चीज, हम अभी एज्यूम ये करेंगे कि हमारी बीम जो है ना वो फुली लेटरली रिस्ट्रेन्ड है इस पूरे लेक्चर के अंदर। इस बात का मतलब क्या है? आपके पास एक समझे बीम है, ठीक है, एक साइड पे उसकी पिन सपोर्ट है, दूसरी साइड पे उसकी रोलर सपोर्ट है। हमने अभी तक जितना भी एनालिसिस किया है उस पर लोड टॉप से लग रहा होता था, राइट, और वो बेंड करती थी बीम। हमने लेटरल डिफ्लेक्शन को एक बार भी नहीं कंसिडर किया। लेटरल डिफ्लेक्शन क्या है? बीम पे साइड से लोड कर जाए और उसकी बेंडिंग इनटू द या आउट ऑफ द प्लेन हो। तो हमने अभी ये अज्यूम करना है कि हमारी बीम लेटरली रिस्ट्रेन्ड है फुली, यानी हमारे पास आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग नहीं होगी। ओके, हमारी फंडामेंटल अजम्पशन यही होगी कि हमारी बीम कंप्लीटली रिस्ट्रेन्ड है। अब इसकी एग्जांपल के एक टी बीम कंसिडर करें जो कंक्रीट के अंदर एम्बेडेड होती है, उसका कंप्रेशन फ्लैंज होता है। तो चूंकि वो कंक्रीट के अंदर एम्बेडेड है तो इसलिए वो नहीं लेटरली डिफॉर्म कर सकती। कंक्रीट की एम्बेडमेंट एम्बेडमेंट जो होती है वो उसको एक कंटिन्यूस लेटरल सपोर्ट देती है। तो उसी तरह का हम केस इमेजिन कर रहे हैं जिसमें हमारे पास एक कंटिन्यूसली लेटरली रिस्ट्रेन्ड स्टील बीम होगी। अभी हमारा एनालिसिस उस सारा उस बेसिस पे होगा। फिर अगले लेक्चर में जाके हम ऐसे केसेस भी देखेंगे जिसमें हमारे पास बीम लेटरली रिस्ट्रेन्ड पार्शली है और वो रिस्ट्रेन्ड है ही नहीं। तो फॉर द टाइम बीइंग हम फुल लेटरल रिस्ट्रेंट कंसिडर करेंगे अपने एनालिसिस के लिए। अच्छा, ये सर ने फिर आगे टाइप्स बताई थी उसकी। एक मिनट देना मुझे सर। ये सब लोग आ गए। ठीक है, तो अ, अच्छा, हमारे पास ये इलास्टिक प्लास्टिक कर्व है। हमारे पास विद स्ट्रेन हार्ड,
ये हमारे पास सर ने दो तरह के में रिस्पॉन्सेज बताए थे, एक इलास्टिक प्लास्टिक रिस्पॉन्स, एक इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक रिस्पॉन्स। तो ये इलास्टिक प्लास्टिक रिस्पॉन्स है। इसमें देखें आपके पास विद स्ट्रेन हार्डनिंग की पॉसिबिलिटी भी होती है, विदाउट स्ट्रेन हार्डनिंग की भी, यानी कंसिडर करने की पॉसिबिलिटी। एआईएससी जो है ना, जिसकी इक्वेशंस हम यूज करते हैं, वो विदाउट स्ट्रेन हार्डनिंग सारी इक्वेशंस हैं, उस पर बेस्ड हैं। तो कंजर्वेटिव अप्रोच है, यानी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ है जिसको आप कंसिडर नहीं कर रहे। तो विदाउट स्ट्रेन हार्डनिंग की वजह से आप कंजर्वेटिव हो जाते हैं। हम जो आगे इक्वेशन यूज करेंगे वो इसी पे बेस्ड है। ये सारी थ्योरी थी। असल हमारा जो है ना कॉन्सेप्ट वो यहाँ से शुरू हो रहा है। हम कोलैप्स मैकेनिज्म अपनी बीम्स का कंसिडर करेंगे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमारे पास अगर एक बीम फुली रिस्ट्रेन्ड है ना, स्टील बीम, तो उसका फेलियर जो होगा वो प्लास्टिक रेंज के अंदर होगा, इलास्टिक रेंज में नहीं होगा। प्लास्टिक रेंज में प्लास्टिक मोमेंट की कैपेसिटी उसकी एग्जॉस्ट होगी, प्लास्टिक हिंज फॉर्मेशन होगी, बीम फेल हो जाएगी। तो अभी हम सारी प्लास्टिक प्लास्टिक की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक फुली रिस्ट्रेन्ड बीम जो है, लेटरली रिस्ट्रेन्ड, उसका फेलियर जो होता है वो प्लास्टिक रेंज में होता है, प्लास्टिक हिंज की फॉर्मेशन से। तो इसलिए हम प्लास्टिक हिंज की फॉर्मेशन के थ्रू बीम्स का एनालिसिस करेंगे। सही हो गया, कोलैप्स मैकेनिज्म हम बनाएंगे। तो अब हमारे पास उसके लिए डिफरेंट केसेस हैं। अच्छा, ये वाला लेक्चर जो है ना, ये कम्प्लीटली एनालिसिस का है, ये वाला लेक्चर नंबर 6। इसमें अभी डिजाइन बीम्स का नहीं शुरू होगा। ओके जी, बनी रहती है, चलिए ठीक है, स्टार्ट है। अ, अब आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक साइड पे पिन सपोर्ट है, एक साइड पे रोलर सपोर्ट है। अब इसको फेलियर के लिए, इसको कोलैप्स करवाने के लिए हमें सिर्फ एक प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड है। ये तो इमेजिन भी कर सकते हैं, यानी यहाँ से आपके पास कोई मोमेंट की रेजिस्टेंस नहीं है, इस सपोर्ट से कोई मोमेंट की रेजिस्टेंस नहीं है। बीम के अंदर प्लास्टिक हिंज बन गया तो डेफिनेटली ये बीम ऐसे कोलैप्स कर देगी। तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम के हमें कोलैप्स के लिए सिर्फ एक प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड होता है। अब दूसरे केस में हम यहाँ पे क्या कहते हैं, वो कंसिडर करते हैं एक अ, ऐसी बीम जो इनडिटर्मिनेट है, यहाँ पर भी फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पर भी फिक्स सपोर्ट है। तब इसमें अगर बीच में हमारे पास बन गया ना प्लास्टिक हिंज, तो कोलैप्स नहीं होगा बीम का। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे भी मोमेंट सपोर्ट होती है, इधर भी मोमेंट सपोर्ट होती है। जब तक इन दोनों सपोर्ट्स पे आपके पास मोमेंट की कैपेसिटी ना एग्जॉस्ट हो जाए, इस बीम ने नहीं कोलैप्स करना। तो हमें एक सिंपली सपोर्टेड बीम के कोलैप्स के लिए, उसके फेलियर के लिए एक प्लास्टिक हिंज चाहिए। जबकि एक ऐसी बीम जिसकी दोनों सपोर्ट्स फिक्स्ड हैं, हमें दोनों बीम्स पे भी प्लास्टिक हिंज चाहिए, दोनों सपोर्ट्स पे भी प्लास्टिक हिंज चाहिए, और हमें बीम में भी एक प्लास्टिक हिंज चाहिए। तो तब क्या कहते हैं, इसका फेलियर होगा। तो सपोर्ट्स पे डिपेंड करता है कि कितने प्लास्टिक हिंजेस की फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब जैसे हमारे पास ये एक बीम है जिसकी एक साइड पे फिक्स सपोर्ट है, एक साइड पे रोलर सपोर्ट है। तो इसमें इसकी मूवमेंट की कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो गई और एक बीम में प्लास्टिक हिंज बन गया, तब आपके पास स्ट्रक्चर का फेलियर होगा। सही हो गया। तो इस तरीके से हम अभी आगे इक्वेशंस डेवलप करेंगे इसी कोलैप्स मैकेनिज्म पे। कोलैप्स मैकेनिज्म के बेसिक्स क्या है? सिंपली सपोर्टेड बीम पे एक हिंज चाहिए, दोनों सपोर्ट्स आगे पास फिक्स हैं तो तीन हिंजेस चाहिए। एक फिक्स्ड है और एक पिन या हिंज में से, रोलर में से कोई है, तो आपको दो हिंजेस चाहिए उसके फेलियर के लिए। हमारे पास एक स्टील बीम की जो मोमेंट कैपेसिटी होती है, उसका फॉर्मूला होता है Fy into Z। एफ यील्ड स्ट्रेस है, और जी जो है हमारे पास प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस है। तो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस हम क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया था हमारे पास स्टील बीम्स जो कि फुली रिस्ट्रेन्ड हो, उनका जो फेलियर होता है वो प्लास्टिक जोन में होता है, प्लास्टिक हिंज की फॉर्मेशन से, जो प्लास्टिक हिंजेस हमने सारे बनाए हैं। तो इसीलिए हम प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस इस्तेमाल करते हैं बीम्स की नॉर्मली मोमेंट कैपेसिटी फाइंड करने के लिए। ये सारी बातें भी इसमें एग्जाम्पल्स में भी समझ आएंगी, ये प्योरली थ्योरेटिकल है। अब हम बनाना शुरू करते हैं अपना, कहते हैं इक्वेशंस डेवलप करना शुरू करते हैं। हमारे पास एक बीम है, उसकी ये सपोर्ट भी फिक्स है, ये सपोर्ट भी फिक्स है, उस पर यूडीएल अप्लाई हो रहा है। मैंने क्या कहा था, इस तरह की बीम कब फेल करेगी, जब तीन प्लास्टिक हिंजेस बनेंगे, टू एट द सपोर्ट्स और वन इन द मिडल। तो हमने ये उसकी कोलैप्स शेप ले ली। अब हम कहते हैं यहाँ पर जो कॉर्ड, अब कॉर्ड ने रोटेट किया ना, प्लास्टिक हिंज जब बनेगा तो ऐसे बीम इसकी अप्रोक्सीमेट शेप ही बनेगी ना। इसको हम बिल्कुल फुली रिजिड डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लास्टिक हिंज बन गए। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कॉर्ड रोटेशन एंगल जो है वो थीटा है। तो इधर भी थीटा होगा क्योंकि यूनिफॉर्म लोड है ऊपर, कोई डिफरेंस नहीं होगा। इधर भी एंगल थीटा, इधर भी एंगल थीटा। अब ये वाला हिंज बनेगा, इसका एंगल आपने इस डिफॉर्म्ड कॉर्ड के रिस्पेक्टिव लेना है, ये वाला सेगमेंट जो है कॉर्ड का। तो यहाँ से हमें पता है ऑब्वियसली ये स्ट्रेट लाइन जा रही है और उसी के पैरेलल ये लाइन है, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। और अगर ये वाला एंगल थीटा है और ये पैरेलल लाइन है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा ऊपर।
थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाएगा। तो इसके लिए आपके पास इस एंड पे थीटा एंगल है, इस एंड पे थीटा एंगल है, तो फिर यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये कॉर्ड की रोटेशन का एंगल है। आगे हमने अब ये वाली डायमेंशन फाइंड करनी है, ये कितना इसकी डिफ्लेक्शन हुई है, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है इस इंटरनल प्लास्टिक की, ये जो बना हुआ है। तो हमें पता है कि अगर आपके पास एंगल स्मॉल हो काफ़ी ज़्यादा, तो टेन थीटा अप्रॉक्सीमेटली थीटा को इक्वल करते हैं। अब हमने थीटा पर कैसे फाइंड किया, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इसको हम वाई कह देते हैं। तो आपके पास अगर टोटल लेंथ एल थी, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगी, L/2 की इक्वल हो जाएगी। तो थीटा इज इक्वल्स टू y/L/2। ये आपने फाइंड कर ली इसकी ये वाली डायमेंशन। ठीक हो गया, सिंपल टेन थीटा लगा के और थीटा को टेन थीटा इक्वेट करके, क्योंकि एंगल ऑब्वियसली रोटेशन में काफी स्मॉल होगा। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे आ गई, एट द मिडिल पॉइंट आ गई। अब हम लगाएंगे, हमने कोलैप्स, हमारे पास फिक्स सपोर्टेड बीम थी, हमने उसकी कोलैप्स शेप बनाई। ठीक है, वहां से हमने अपने एंगल्स ले लिए। और अब हम प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क लगाएंगे, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। वो क्या कहते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल्स टू एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एनर्जी जो है ना वो इंटरनल हिंजेस एब्जॉर्ब करेंगे। इस बात का मतलब क्या है, हमारे पास फॉर इंस्टेंस ये वाला पॉइंट अभी यील्ड नहीं किया, ठीक है। अब लोड अप्लाइड है ना, जब उसकी लोड इस हद तक पहुंच जाएगा कि इसकी कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो जाएगी इस पॉइंट की, तभी प्लास्टिक फॉर्मेशन होगी ना। तो यानी ये पॉइंट पहले सारा लोड बियर कर रहा था, और यहाँ पर सबसे ज्यादा क्रिटिकल लोड था, बीएमडी से पता भी चल रहा है। तो आपके पास अल्टीमेटली इस पॉइंट ने फेल कर लिया। तो ये वो पॉइंट है जो आपके पास सारी की सारी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा प्रायर टू फेलियर। तो एनर्जी अब्जॉर्ब बाय इंटरनल हिंजेस इक्वेट करेगी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस को। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास फोर्स किसकी इक्वल है, डब्ल्यू एन आपके पास यूडीएल है, एल लेंथ पे कर रहा है। तो लोड कितना हो गया, WNL। वो वर्क क्या होता है, लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस अब जो यूडीएल था ना, पॉइंट लोड तो नहीं था, अगर पॉइंट लोड यहाँ बीच में लग रहा होता तो उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट हम ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो हम एवरेज डिस्प्लेसमेंट लेंगे। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0। इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है, L/2 थीटा, जो हमने स्मॉल एंगल थ्योरी से निकाली थी। तो L/2 थीटा प्लस 0/2 हमने एवरेज ले ली। वर्क डन बाय एक्सटर्नल लोड हमारे पास ये आ गया, और एनर्जी अब्सॉर्ब बाय इंटरनल हिंजेस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय द कॉर्ड रोटेशन एंगल। तो इसके लिए आपके पास एंगल थीटा है, इसके लिए एंगल थीटा, इसके लिए एंगल क्या है, 2 थीटा है। तो mn थीटा प्लस mn थीटा प्लस mn2 थीटा। तो इस इक्वेशन को आपने सॉल्व किया और आपके पास ये बन गया, अल्टीमेटली ये वाली फॉर्म आ गई, mn इज इक्वल्स टू WN L² बाय 16। तो ये अब देखो, हमारे पास जो कैपेसिटी होती है बीम की वो हमें नोन होती है कैसे, जो भी आपने बीम यूज किया है, ठीक है, आपको उसकी हील स्ट्रेंथ पता होगी, आपको उसका प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस पता होगा। तो यानी आपको अपनी बीम की नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी पता होती है, और अकॉर्डिंग टू द लोडिंग कंडीशंस एंड सपोर्ट कंडीशंस आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है। अब यहाँ से आप WN की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो जब WN की ये वाली वैल्यू स्ट्रक्चर पैक करेगी, तो आपका स्ट्रक्चर की कहते हैं फ्लेक्चर में फेल कर देगा। तो इन इक्वेशंस का मकसद ये है कि हम WN की वैल्यू निकाल सकें, वो लोड जिस पे हमारा स्ट्रक्चर फेल कर देगा। सही हो गया। तो अगर मैं समरी दूँ सवाल की, तो हमने पहले पहले अपनी क्लास डायग्राम बनाई, जिसमें हमने एंगल्स वगैरह सारे आइडेंटिफाई किए। उसके बाद हमने ये वाली वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड की एट द मिडिल पॉइंट। जब वो डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर दी तो वर्चुअल वर्क लगाया। वर्क डन बाय एक्सटर्नल लोड्स इज इक्वल्स टू एनर्जी अब्सॉर्ब बाय इंटरनल हिंजेस। और इंटरनल हिंजेस यहाँ पर हमारे पास जितने भी थे इस सवाल के अंदर वो रियल हिंजेस थे, आगे वर्चुअल हिंजेस भी आएंगे, सॉरी वर्चुअल हिंजेस से आगे रियल हिंजेस आएंगे। तो हमने फिर क्या कहते हैं अल्टीमेटली यहाँ से निकाल ली वो लोड की वैल्यू जिस पे हमारे पास प्लास्टिक हिंज की फॉर्मेशन होगी। ओके, कोई क्वेश्चन है इसमें तो पूछ लो। ये लगता है वैसे इजी है काफी, ऐसा लग रहा वाला है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अब यही प्रोसेस प्रोसेस रिपीट होना सारा आगे। पहले पहले आप इसकी डिफॉर्म शेप बनाओगे, एंगल आइडेंटिफाई करोगे, मिडिल पॉइंट पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, मिडिल पॉइंट नहीं, यहाँ पे आपके पास प्लास्टिक हिंज बनेगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करोगे। फिर आप प्रिंसिपल वर्चुअल वर्क लगाओगे, और आपके पास अल्टीमेटली इस फॉर्म की इक्वेशन आ जाएगी। फिर ये इक्वेशन हम आगे डिजाइन में इस्तेमाल करेंगे उन बीम्स के लिए जो कि फुली लेटरली रिस्ट्रेंड है। ये बात याद रखनी है, अभी जितने मैं ये केसेस कराऊंगा उन सब में आपके पास बीम फुली लेटरली रिस्ट्रेंड होगी, कोई आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग नहीं होगी उसकी। सही हो गया। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो, फिर आगे करेंगे, सारे सिमिलर ही होंगे आगे। पोर्सलीन। हम्म। यार अगर आपके पास लोड आगे पीछे हो जाए तो फिर आपके पास एंगल्स डिफरेंट होंगे ना। तो हाँ वो आगे, अभी एक आगे केस आएगा वो वाला आगे। मतलब एंगल्स अज्यूम कर रहे हैं ना आप केस में।
अब एंगल्स अगर डिफरेंट होते फिर क्या करना होता है? वो मैं बता रहा हूँ ना, आगे आएगा अभी। चल चल इसमें ठीक। एंगल्स डिफर करेंगे। आपके पास क्या कहते हैं, अब अगला हम कंसिडर करते हैं, एक सपोर्ट फिक्स्ड है और दूसरी हमारे पास जो है वो रोलर है। अब इसमें हमने पहले मैंने बताया था कि आपके पास अगर एक फिक्स्ड है और एक रोलर है तो दो हिंजेस चाहिए फॉर द फेलियर टू अकर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक हिंज ये है, एक हिंज ये है। अब ये वर्चुअल हिंज है, ठीक है, और ये एक्चुअल हिंज है क्योंकि ये रोटेशन को रेजिस्ट नहीं करता। अ, हम वही पूरा प्रोसेस रिपीट करेंगे। पहले पहले हमने शेप बनाई, क्योंकि लोड आपके पास दोबारा मिडिल में कर रहा है, तो उसमें भी यूडीएल था ना, उसके आइडेंटिकल आपके पास दोनों तरफ एंगल थे। यहाँ पे लोड मिडिल में कर रहा है तो जो एंगल इधर बनेगा वही एंगल इधर बनेगा, और उसी कन्वेंशन पे हमारे पास यहाँ पे टू थीटा आ जाएगा। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली सेम रहेगी जब थीटा और थीटा सेम है और वो लोड बीच में कर रहा है। अच्छा, अब प्रिंसिपल वर्चुअल वर्क लगाया। वर्क कैसे फाइंड करते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एक पॉइंट लोड है, तो जितनी उसके नीचे डिस्प्लेसमेंट होगी वो मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड, एन पी एन इंटू एल बाई टू थीटा जो डिस्प्लेसमेंट है, और ये हमने यहाँ पे निकाली थी स्मॉल एंगल थ्योरी से। तो ये हमारे पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल लोड्स आ गया। एनर्जी एब्जॉर्ब बाय इंटरनल हिंजेस। अब ये वाला पॉइंट जो है ना, ये रोलर, ये रियल हिंज था, ठीक है, ये मोमेंट को रेजिस्ट नहीं कर रहा, ये कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। ये पॉइंट मोमेंट को रेजिस्ट कर रहा था, ये सपोर्ट मोमेंट को रेजिस्ट कर रही थी। तो एनर्जी ये दोनों एब्जॉर्ब करेंगे, वो कोई एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास इसका एम एन थीटा हो गया, इसका एम एन टू थीटा हो गया, और ये जीरो है बिकॉज इट विल एब्जॉर्ब नो एनर्जी, ये एक रियल हिंज है। तो ये वाली टर्म पूरी की पूरी जीरो हो गई हमारे पास। बाकी हमने वही इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब 6 इंटू एम एन ओवर एल, जब इतना लोड लगेगा बीम पे, आपके पास क्या कहते हैं वो प्लास्टिक इंफॉर्मेशन होगी, और आपके पास आपकी बीम का फेलियर हो जाएगा इफ इट इज फुली लेटरली रिस्ट्रेन्ड। ठीक हो गया। अब ये आपके पास अगला केस है, दोनों सपोर्ट्स फिक्स्ड हैं और लोड इसमें अब सेंटर पे नहीं करा, इस साइड से L/3 डिस्टेंस है, उस साइड से 2L/3 है इसका डिस्टेंस। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, हम फॉर इंस्टेंस कह देते हैं कि ये वाला एंगल हम थीटा एक्स ले रहे हैं, इसको हम थीटा कह रहे हैं राइट साइड वाले एंगल को, और ये थीटा एक्स हम इसे कह देते हैं। अभी इक्वल नहीं होंगे आपस में, पता भी चल रहा है कि अगर इसके नीचे यहाँ पे हिंज की फॉर्मेशन हो रही है तो दो डिफरेंट ट्राइंगल्स हैं, इक्वल एंगल्स नहीं होंगे ये वाले। इसको हम थीटा कह रहे हैं, इसको हम थीटा एक्स कह रहे हैं। अब हम थीटा एक्स को इन टर्म्स ऑफ वो फाइंड करेंगे, सादा थीटा, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा एक्स। थीटा एक्स को हमने फिर कितने हैं कैसे फाइंड किया, ये वर्टिकल ओवर हॉरिजॉन्टल, 12/3 थीटा डिवाइड बाई L/3, तो थीटा एक्स हमारे पास टू थीटा के इक्वल हो गया, ठीक है। तो आपके पास टू थीटा यहाँ से बन रहा है और थीटा इधर से बन रहा है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस वही इज इक्वल टू एनर्जी ड्रॉप बाय इंटरनल हिंजेस। अब यहाँ पे आपके पास टू थीटा इसका होगा, 3 थीटा इसका होगा, थीटा इसका होगा, एम एन टू थीटा प्लस एम एन थीटा प्लस एम एन थीटा, और पी एन लोड यहाँ पे एक कर है, और 2L/3 आपके पास डिस्प्लेसमेंट इधर है। तो ये आपके पास इधर से वर्क डन आ गया, सही हो गया। आपके पास ये वाली इक्वेशन बन गई इसकी, अ, वो नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी और नॉमिनल लोड्स को रिलेट करने वाली, एम इज इक्वल्स टू पी एन L/9। एक मिनट ऐसे देखो ना।
देख लीजिए, कोई क्वेश्चन है इसमें या चले आगे? ये सारे केसेस आइडेंटिकल है भाई, आपने सेम स्टेप्स रिपीट करने हैं और इन्हीं को आगे हम इस्तेमाल करेंगे इन द डिजाइन, ऐसी बीम्स का जो कि आपके पास फुली लैटरली रिस्ट्रेन्ड है। अच्छा, अभी हमारे पास अगला केस आ गया, इसमें एक सपोर्ट फिक्स्ड है, एक रोलर है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट लोड है और यहाँ पे दूसरा पॉइंट लोड है। तो अब इसके हम पॉसिबल कोलैप्स मैकेनिज्म देखेंगे। इसमें एक कोलैप्स मैकेनिज्म नहीं है, हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज देखेंगे, और जिस पॉसिबिलिटी पे हमारे पास सबसे कम लोड की वैल्यू आएगी अगेंस्ट द सेम मोमेंट कैपेसिटी फॉर ऑल द केसेस, उस केस में हमारे पास क्या कहते हैं, फेलियर होगा, वही क्रिटिकल केस होगा। तब हम डिफरेंट पॉसिबल इसके कोलैप्स मैकेनिज्म्स बनाएंगे और देखेंगे किस कोलैप्स मैकेनिज्म में सबसे कम लोड आ रहा है। इसमें सबसे कम लोड आ रहा होगा, वही इसका गवर्निंग कोलैप्स मैकेनिज्म होगा, और उसी के थ्रू हम उसका डिजाइन करेंगे एक लीड। तो अब हमारे पास पहला पहला कोलैप्स मैकेनिज्म हम क्या कहते हैं, अब देखो एक फिक्स सपोर्ट है, एक रोलर सपोर्ट है। इसमें मिनिमम हमें कितने हिंजेस चाहिए फेलियर के लिए? दो हिंजेस चाहिए, राइट? तो हम कहते हैं एक हिंज हमारे पास यहाँ पे बन गया, एक हिंज हमारे पास यहाँ पे बन गया। तो उस केस में ये वाला तो रियल हिंज है ना आपके पास, तो एक हिंज यहाँ बन गया, एक हिंज यहाँ बन गया। अब बस कोलैप्स मैकेनिज्म क्या होगा, इस तरह का होगा, सही है। एंगल्स वगैरह उसी तरह हमने वर्कआउट किए जैसे हमने पिछले सारे केसेस में किए, ये स्मॉल एंगल थ्योरी से। अब अगले केस में हम कहते हैं एक और पॉसिबिलिटी क्या है, कि इस वाले लोड के नीचे हिंज ना बने, इस लोड के नीचे हिंज बन जाए और एक हिंज यहाँ बने। उस केस में हमारे पास इस तरह का कोलैप्स फेलियर कोलैप्स मैकेनिज्म बनेगा, उसकी डायग्राम। ठीक है, हम एक और केस कंसिडर करते हैं जिसमें हम कहते हैं यहाँ दोनों पे हिंजेस बन जाए, दोनों लोड्स पे मिनिमम के पास दो होने चाहिए ना, यहाँ पे तीन बन जाए, हम कहते हैं ये भी पॉसिबिलिटी है। तो एक हिंज यहाँ बन गया, एक हिंज यहाँ बन गया, एक हिंज यहाँ बन गया। ये एंगल्स सिंपल से हैं, जिसे हमने पहले वर्कआउट किया था, उसी तरह करेंगे। ट्राई कर लेना, अगर ना हो तो पूछ लेना। ठीक है, तो आपके पास ये कोलैप्स मैकेनिज्म है इसका। एक और हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पे एक हिंज बना, एक हिंज इसके नीचे बना, एक हिंज इसके नीचे बना। तो ये ये इसकी कोलैप्स डायग्राम बनेगी इस केस की। और आखिरी केस क्या है, एक हिंज हमारे पास इधर बन गया, एक हिंज इधर बन गया, और ये तो वैसे रियल हिंज है, तो आपको दो हिंजेस कंप्लीट हो गए। एक कोलैप्स मैकेनिज्म ये है। अब हमने पांच पॉसिबिलिटीज देखी है इसके अंदर, तो जोन सी पॉसिबिलिटी हमें लोएस्ट वैल्यू ऑफ लोड देगी, ऑब्वियसली उसी पॉसिबिलिटी का आपके पास की कहते हैं स्ट्रक्चर फिल करेगा ना। तो अब हम पांचों केसेस के लिए वर्चुअल वर्क का प्रिंसिपल लगाएंगे। तो हम पहले केस का देख लेते हैं। ये देखें, ये फर्स्ट केस का mn2 थीटा प्लस mn3 थीटा प्लस जीरो। ठीक है, 2 थीटा 3 थीटा, और ये आपके पास चूंकि एक रोलर सपोर्ट है तो ये कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, इसलिए इसकी ये वाली टर्म हमारे पास जीरो हो जाएगी। और जहाँ तक लोड्स की बात है, pn 10 थीटा, 0.6 pn 20 थीटा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं 20 थीटा की डिफ्लेक्शन हुई थी, और सिमिलर ट्राइंगल्स के थ्रू आप जब इसकी फाइंड करोगे तो यहाँ पे 10 थीटा हो रही होगी, इसलिए pn 10 थीटा और 0.6 pn 20 थीटा। तो यही दो लोड्स हमारे पास लग रहे थे, तो एक्सटर्नल लोड्स की वजह से वर्क डन ये हो गया हमारे पास 0.6 pn 20 थीटा प्लस pn 10 थीटा। और आपके पास इंटरनल एनर्जी जब absorb हुई है वो mn 2 थीटा प्लस mn 3 थीटा प्लस जीरो, क्योंकि यहाँ पे रियल हिंज था। तब हमारे पास, यानी इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी का 0.277 टाइम्स लोड आ गया, तो आपके पास जो है फेलियर हो जाएगा उसका स्ट्रक्चर का। अब इसी तरह जब हमने बी वाले का एनालिसिस किया, इसका हमने वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल इस पे अप्लाई किया, तो ये हमें कह रहा है कि जब 0.154 टाइम्स एम एन लोड आएगा तो आपके पास स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, अगले तीन केसेस का हमने इसी तरह निकाला, पी एन इज इक्वल टू 0.1875 एम एन, और इसका पॉइंट पी एन इज इक्वल 0.667 एम एन, और आखिरी केस का 0.30 एम एन। तो अब हमारे पास सबसे कम किस में लोड रिक्वायर्ड है फॉर द फेलियर टू अकर, यानी इस केस में, केस बी में, अगर हमारे पास 0.154 टाइम्स एम एन लोड आ गया तो आपके स्ट्रक्चर ने क्या कहते हैं कोलैप्स कर जाना है। सबसे कम वैल्यू है ना, सबसे क्रिटिकल केस ये है। यहाँ पर तो अब देखो, जैसे फॉर इंस्टेंस 0.667 टाइम्स द मोमेंट जब लोड लगेगा तो फेलियर होगा, तो ये कितना कम है उसके रिलेटिव। तो सबसे कम, चूंकि ये केस बन रहा है, तो इतना लोड लगेगा तो आपका स्ट्रक्चर फेल कर देगा। तो हमें अगर डिजाइन करना हो इस टाइप के स्ट्रक्चर का जिस पे इस तरह की लोडिंग कंडीशन हो, तो हम उसके डिजाइन के लिए ये वाले इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। सही हो गया। अब हम अगले केस पे आते हैं जिसपे हमारे पास वही फिक्स रोलर है, लेकिन अब इस पे यूडीएल फाइबर है। तो इस पे डेफिनेटली आपके पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे नहीं होगा बिकॉज ऑफ द फिक्स सपोर्ट। तो हम कह देते हैं यहाँ पे हमारे पास थीटा है, एंगल इधर थीटा एक्स है। तो ये आपने क्या कहते हैं इसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर ली उसी से, क्या कहते हैं स्मॉल एंगल थ्योरी से। ये बहुत इजी है, लगाओगे ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा समझ कैसे होगा।
तो यहाँ से हमारे पास थीटा एक्स इन टर्म्स ऑफ थीटा आ गया, उसकी वैल्यू क्या बनी है, एल माइनस एक्स ओवर एक्स थीटा। ये वाली डायमेंशन हम इसको एक्स कह रहे हैं साइड पे, उसको हम एल माइनस एक्स कह रहे हैं। तो हमारे पास कोलैप्स डायग्राम बन गई, हमने सारी उसकी एंगल्स की वैल्यूज आइडेंटिफाई कर ली। आगे हमने सिंपल क्या लगाना है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। क्योंकि आपके पास यूडीएल था तो डब्ल्यू एन इंटू एल उसका वो हो गया लोड। और जब यूडीएल है तो हमने डिस्प्लेसमेंट जो उसकी एवरेज वैल्यू लेनी थी। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एल माइनस एक्स थीटा, और मिनिमम क्या है, जीरो। तो एल माइनस एक्स थीटा प्लस जीरो बाई टू एवरेज ले ली। ये हमारे पास एक्सटर्नल लोड्स की वजह से वर्क डन आ गया। और इंटरनल एनर्जी कितनी आई, एम एन थीटा। आपके पास इस वाले का जीरो होगा, और बीच वाले का एंगल जब निकालोगे तो थीटा प्लस एल माइनस एक्स ओवर एक्स थीटा आपके पास आएगा। क्योंकि यहाँ से आगे ऐसे जाओगे और ये स्ट्रेट लाइन लगाओगे तो थीटा ये वाला एंगल होगा और ऊपर वाला एंगल थीटा एक्स की इक्वल होगा। और वो आपके पास किसके इक्वल है, एल माइनस एक्स बाई एक्स थीटा। तो सिंपल समेशन है, वही काम जो पहले किया था वही यहाँ पे रिपीट किया हुआ है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसी टाइप की इक्वेशन आ जाएगी, जो कि बताएगी लोड को इन टर्म्स ऑफ मोमेंट। तो ये हमने सारे केसेस देख लिए, किसके, कोलैप्स। हमने कोलैप्स मैकेनिज्म डिफरेंट केसेस के देख लिया, अभी नहीं कम आगे इस्तेमाल करेंगे डिजाइन के अंदर। इन कोलैप्स मैकेनिज्म जितने भी अभी देखे हैं, इन सब में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। मतलब हमने कहाँ से शुरू किया था, हमने पहले पहले वैसे हाँ हम पूछो। लोग ये कितने कोलैप्स मैकेनिज्म ड्रॉ करेंगे, ये कैसे पता चलेगा, मतलब कंसिडर करेंगे? ये तो क्वेश्चन पे डिपेंडेंट होता है, क्वेश्चन किस तरह का है, उसके लिए कैसा क्लास मैकेनिज्म आपको रिक्वायर्ड है। जैसे अब देखो, ये तो बड़े, फॉर इंस्टेंस आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें अपने बीम को डिजाइन करना है, लोड एल बाई थ्री पे यहाँ से लग रहा है, टू एल बाई थ्री से थ्री पे यहाँ से लग रहा है, दोनों एंड्स फिक्स्ड हैं, तो उस पर ये वाला एप्लीकेबल होगा। तो जिस तरह का केस होगा उसी तरह का क्लास मैकेनिज्म का होगा। हाँ, कुछ जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना स्लाइड में, उसमें 3 सपोर्ट्स हैं, तो उसके लिए हाँ फिर डिफरेंट होगा। तो इस क्वेश्चन की बात करिए, अभी इसको हम देखते हैं एक मिनट। क्लास मैकेनिज्म हाँ, आप उसको सिंप्लीफाई लास्ट सिंप्लीफाई कर सकते हो इनटू दीज केसेस जो हमने अभी पढ़े हैं, और हम इसी एग्जांपल के थ्रू से देखेंगे। ठीक है, करवा लो। ठीक है। एक और एग्जांपल भी मेरे ख्याल है साइड में, हाँ ये वाली थी, ये वाली भी देख लेते हैं। Determine My, Mn, and G for the steel T beam shown in figure 8.5. Also calculate the shape factor and the nominal load that can be placed on the beam for a 12 feet simple span. ये भी प्लास्टिक इंजन जो बनाए हैं उससे पहले की एग्जांपल है, ये कर लेते हैं। आपके पास शेप फैक्टर पहले देख लो क्या होता है, प्लास्टिक मोमेंट डिवाइडेड बाय यील्ड मोमेंट। यानी यील्ड पॉइंट पे जो मोमेंट होगा वो डिनोमिनेटर में होगा, न्यूमरेटर में क्या होगा, प्लास्टिक मोमेंट। तो इनकी जो रेशियो होती है वो आपके पास शेप फैक्टर होता है। अब हमने फाइंड करना है एम बाय एम एन और जी। एम एन नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी है जो कि प्लास्टिक मोमेंट होगा, एम बाय आपके पास इलास्टिक मोमेंट है, और जी आपके पास प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस है। इस टी बीम के लिए हमने ये तीनों क्वांटिटीज फाइंड करनी है। तो पहले पहले तो हमें चाहिए होगा सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला, हमने उसमें पढ़ा था मॉस वन के अंदर। वो किसके इक्वल था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑफ द क्या कहते हैं उसे, न्यूट्रल फाइबर टू द एक्सट्रीम फाइबर। तो ये हमने फॉर्मूला उसमें पढ़ा था मॉस वन के अंदर, एस इज इक्वल टू आई बाई सी। अब आपके पास इलास्टिक मोमेंट कैपेसिटी किसकी इक्वल है, यील्ड स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय सेक्शन मॉडुलस। और आपके पास प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी किसकी इक्वल है, यील्ड स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। तो ये सेक्शन मॉडुलाई जो है हमने ये बेसिकली फाइंड करनी है। इसका फॉर्मूला आई ओवर सी, और आई आपके पास कैसे आएगा, वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पहले भी काफी लोगों ने मुझसे मांगा था, मैंने पिक भेज दी थी, तो वही प्रोसेस यहाँ पे रिपीट करना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए आपने। ये हो गया, आप पूरी कॉम्पोजिट शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लोगे, आप कब एरिया फाइंड कर लोगे। और अच्छा, इसमें हमें पता है कि ये सेक्शन जो है ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, राइट, लेकिन एक्स एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो हमें इसका सेंट्रॉइड भी फाइंड करना होगा। तो सेंट्रॉइड फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स, फॉर इंस्टेंस एक्स के अबाउट फाइंड करना है तो एक्स ए वन प्लस एक्स टू ए टू डिवाइड बाई एक्स वन प्लस एक्स टू। ये आता है या मैं करा दूँ ये वाला, कर लोगे या करा दूँ? ये वैसे इजी है लेकिन फिर भी अगर किसी को बुला हुआ है तो बता दो, मैं करा देता हूँ ये वाला स्टेप। ये हम बेसिकली सेंट्रॉइड फाइंड कर रहे हैं, अपने न्यूट्रल एक्सिस हम लोकेट कर रहे हैं अपने कंपोजिट शेप का। उसके वजह उसकी बेसिस पे फिर हम आगे ना अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, और उसके थ्रू सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन नहीं, मॉडुलस के थ्रू अगर लेक्चर बड़ा नहीं है तो कैपेसिटी। करवा दो बेशक। चलो करा देता हूँ। लेक्चर अच्छा 8 इंटू 1.5 आपके पास ऊपर वाले इसका एरिया आ गया,
और नीचे वाले का 6 into 2 एरिया आ गया। तो टोटल एरिया हमारे पास कॉम्पोजिट शेप का कितना 24 इंच स्क्वायर। अब हमने फाइंड करना है सेंट्रॉइड वाई एक्सिस के बाद, क्योंकि हमें पता है कि सेंट्रॉइडल वाई एक्सिस इधर लाई करेगा राइट, क्योंकि सिमेट्रिकल शेप है, लेकिन एक्स एक्सिस का हम कुछ नहीं कह सकते। तो वही हमने लोकेट करना है। अब उसको लोकेट करने के लिए आपके पास क्या है फॉर्मूला, पहली शेप का एरिया। अब एक बात याद रखना, ऑब्वियसली ये तो ऑब्वियस है कि सेंट्रॉइड किसी एक्सिस से हम लेते हैं हमेशा, ठीक है। हम भी कहेंगे ना कि इस एक्सिस से इतने डिस्टेंस पे, इस एक्सिस से इतने डिस्टेंस पे, या इस एक्सिस से इतने डिस्टेंस पे। तो हम बॉटम ऑफ दिस टी बीम इसको अपना ओरिजिन कह रहे हैं, ठीक है। और इसके अबाउट हम वो डिस्टेंस फाइंड करेंगे जहाँ पे सेंट्रॉइड लाई कर रहा है। तो आपने करना क्या होता है, फर्स्ट फिगर इसका एरिया 8 into 1.5 12 इंचेस, ठीक है। और जीरो एक्सिस से इसका अपना सेंट्रॉइड किधर होगा, एक रेक्टेंगुलर शेप का सेंट्रॉइड किधर होता है, इन द मिडल राइट, यहाँ पे होता है। तो 1.5 इंच का ये है, तो 0.75 इंच बन गया। तो पहली शेप का एरिया और इसका सेंट्रॉइड फ्रॉम द जीरो एक्सिस, ठीक है। फिर प्लस अगली शेप का एरिया और उसका सेंट्रॉइड फ्रॉम द टॉप, हमने यहाँ पे ज्यूम किया है ना जीरो को। तो 6 और 6 का 3 3 + 1.5 4.5, ठीक है। तो पहली शेप का हमारे पास एरिया मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द जीरो एक्सिस उसके सेंट्रॉइड का, प्लस दूसरी शेप का एरिया और उसके सेंट्रॉइड का डिस्टेंस फ्रॉम द जीरो एक्सिस, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इन दोनों का 24 इंचेस। तो इससे जो आपके पास आंसर आएगा ना, वो आपके पास डिस्टेंस है सेंट्रॉइडल एक्सिस का न्यूट्रल एक्सिस का फ्रॉम द टॉप। तो हमारे पास अब फ्रॉम द टॉप कितना डिस्टेंस आया न्यूट्रल एक्सिस का, 2.625 इंचेस आया। तब हमारे पास इस कॉम्पोजिट शेप का न्यूट्रल एक्सिस निकल आया। तो इसकी वजह से आप वो फाइंड कर सकते हैं। अब क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आगे, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। सही हो गया। यहाँ पे हमने दोबारा वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया हुआ है, क्योंकि सेंट्रॉइड आ गया था 122.6 इंच के पास, फोर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और हमारे पास सी क्या होता है, डिस्टेंस होता है उसका एक्सट्रीम फाइबर का फ्रॉम दी न्यूट्रल एक्सिस। तो वो हमारे पास कितना बनेगा इस केस में, बताओ जरा मुझे। किस कौन सा फाइबर वैसे एक्सट्रीम होगा, नीचे वाला या ऊपर वाला? हम्म नीचे वाला फाइबर आपके पास क्या कहते हैं, ज्यादा डिस्टेंस पे है तो वो ज्यादा उसमें होगा, फ्लेक्सिबल स्ट्रेस के अंदर होगा। तो हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे था, 2.625 इंचेस फ्रॉम द टॉप था। टोटल हमारे पास डेप्थ कितनी 7.5 इंचेस है। तो आपने सिंपली ये डिस्टेंस वर्कआउट कर लिया, कितने डिस्टेंस पे एक्सट्रीम फाइबर है ये वाला। तो 4.875 डिस्टेंस बन रहा था। तो सेक्शन मॉडुलस यहाँ से निकल आया, और सेक्शन मॉडुलस के थ्रू हमारे पास क्या निकल आया, प्लास्टिक मोमेंट FIS। ये हमारे पास इसके इलास्टिक मोमेंट के बेस्ट थे। लेकिन अगर आपके पास बीम परफेक्टली रिस्ट्रेन्ड है तो आपकी बीम इस पे फेल नहीं करेगी, बल्कि वो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी जब उसकी रीच होगी तब हमारे पास क्या कहते हैं, वो फेल करेगी। सही हो गया। अब हमने वही फाइंड करना है उसका प्लास्टिक मोमेंट कितना है। उसके लिए हमें पहले प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस चाहिए GX। वैसे आपके पास जो स्टील मैनुअल है उसमें डिफरेंट शेप्स के लिए जी की वैल्यू गिवन होती है, लेकिन एग्जाम्पल में फाइंड करना भी सिखाई हुई है, बेसिक एग्जाम्पल है। अब प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस एक ऐसा एक्सिस है बीम के अंदर जिसके ऊपर का एरिया और उसके नीचे का एरिया इक्वल होता है। अब इस केस में वो कहाँ पे लाई करेगा हमारे पास, बिल्कुल बेस ऑफ द फ्लैंज पे, क्योंकि फ्लैंज के ऊपर कितना एरिया है 8 into 1.5 12 इंचेस, और फ्लैंज के इस बाउंड्री के नीचे कितना एरिया है 6 into 2 12 इंचेस। तो यानी इस एक्सिस के अबाउट आपके पास नीचे जितना एरिया है उतना ही ऊपर एरिया है। तो ये हमारे पास प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस हो गया। आपने पहले पहले इसके लिए प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करना होता है, और फिर ऊपर वाले एरिया का प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस और नीचे वाले एरिया का प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस, उन दोनों की सिंपल समेशन कर देनी है हमने। तो ये हमारे पास चूंकि बेस पे लाई कर रहे हैं, तो इसका डिस्टेंस कितना बन जाएगा प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से 0.75 इंचेस, और इसका डिस्टेंस कितना बन जाएगा 3 इंचेस। तो हमने सिंपली ये कहते हैं, ये प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस फाइंड कर लिया, कितना आ गया 45 इंच। आपके पास यील्ड स्ट्रेंथ आपको पता है कितनी है, आपके पास प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस आ गया। तो आपने क्या कहते हैं प्लास्टिक मूवमेंट उसका वर्कआउट कर लिया। अब देखो प्लास्टिक इलास्टिक मूवमेंट कितना था 104.6 किप फीट। ये बीम उस पर फेल ना करती आपके पास, अगर परफेक्टली रिस्ट्रेंड होती, किस पे फेल ना करती, इस मूवमेंट पे, बल्कि इस मूवमेंट पे फेल करती जो इसका प्लास्टिक मूवमेंट है। तो अब हम क्या कहते हैं इसका शेप फैक्टर निकाल लेते हैं। मैंने क्या कहा था वो MP/MY होता है। तो आपके पास FI क्योंकि सेम है डेफिनेटली, तो G/S बन जाएगा। 1.79 इसका शेप फैक्टर आ गया। अब आपके पास इस तरह के केस में एक सिंपली सपोर्टेड है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होता है उसकी वैल्यू होती है WN L² by 8 के। सही हो गया। ये तो हमने
जैसे डॉक्स में भी DD में पढ़ा हुआ है। तो WN L²/8 मोमेंट हमने निकाल लिया अपना 187.5। बाकी हमने L की वैल्यू प्लग कर दी, हमारे पास WN आ गया 10.4 किप फीट। तो हमसे डिमांडेड क्या था, नॉमिनल लोड दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन द बीम, वो हमने अपना निकाल लिया 10.4 किप फीट। ठीक है, तो ये फर्स्ट इसकी एग्जांपल थी एनालिसिस ऑफ सिंपल बीम्स की। हमने उसका वो लोड निकाल लिया जो फेलियर पास करवाएगी। अब आगे चलते हैं हम। ये वही सारे केसेस मैंने जो बताए थे अभी नोट से। फिक्स फिक्स और UDL लगा हुआ है, ये फिक्स फिक्स और एक एंड से करीब है आपके पास पॉइंट लोड। ये वही वाला 0.6 PN इंटू PN, इसके पॉसिबल कोलैप्स मैकेनिज्म्स और लोएस्ट वैल्यू हमने चूज की थी उसमें से। और ये आखिरी केस, इसमें यहाँ पे फिक्स्ड है, यहाँ पे रोलर है, और ऊपर हमारे पास UDL लग रहा है। सही हो गया। अब ये वाली एक ये एग्जांपल हम कर लेते हैं। ये ये क्या? एवरेज कब लेना है, जब वो हमने कहा था ना एक जगह एवरेज लिया हुआ था, जब UDL लग रहा हो। तब एवरेज लेना है। हाँ, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होती है ना। UDL पे एक डिस्टेंस पे कर रहा होता है, एक पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट तो नहीं ले सकते ना, इसलिए एवरेज लेते हैं। ठीक हो ठीक हो गया। सही सही है। अच्छा, अब देखो ये अभी हमने इस एग्जांपल में फाइंड की थी जी की वैल्यू, क्योंकि वो हमें चाहिए थी प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी के लिए, ये हमने जी फाइंड किया था। जबकि आपको देखो इस क्वेश्चन में गिवन है जी की वैल्यू, इससे आपके जो स्टील मैनुअल है उसमें ZX रिप्रेजेंटेड होता है, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस उसका। ठीक है, तो मैं वो सिंपली वहीं से मिल जाता है। A W18 into 55 has been selected for the beam shown in figure 8.16 using 50 KSI steel and assuming full lateral support। ये कंडीशन बहुत जरूरी है। Determine the value of WN, full load जो इसको collapse करवा देगा। अब हमारे पास ये एक, अच्छा ये जो ये सिंबल होता है ना, ये कॉन्टिन्यूटी को शो कर रहा होता है। ये बेसिकली होती है, ये फिक्स सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट नहीं है। दिस इज अ फिक्स सपोर्ट। ठीक है, ये सिर्फ कॉन्टिन्यूटी को शो करने का सिंबल होता है। तो हमारे पास इसको हम किस तरीके से ब्रांच कर सकते हैं स्ट्रक्चर को। देखो, ये हमारे पास एक सपोर्ट हो गई, ये कंटिन्यूटी शो करिए, दूसरी फिक्स सपोर्ट हो गई। तो चूंकि ये एक्चुअल में एक फिक्स सपोर्ट के तौर पे ही बिहेव करती है, तो हम इस स्ट्रक्चर को दो स्ट्रक्चर्स में ब्रेक कर सकते हैं, रोलर फिक्स, फिक्स और फिक्स। ठीक है, दिस बिहेव्स एज अ फिक्स सपोर्ट। तो इसके अबाउट हमने स्ट्रक्चर को दो हिस्से में ब्रांच कर दिया। एक हमारे पास ब्रांच ये वाली बन गई फिक्स रोलर की, एक हमारे पास बन गई इसकी फिक्स फिक्स की। तो हमारे पास दो इसमें ब्रांचेस बन गई। सही हो गया। अब हमने इसकी भी कोलैप्स डायग्राम पर बनाई हुई है, ये वाला। और हमने इस वाले का भी कोलैप्स मैकेनिज्म बनाया हुआ था ऊपर, किधर था, पहला वाला शायद था, हाँ ये बनाया हुआ है। तो अब हमारे पास एक कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर था जिसके अंदर दो स्पैन्स थे, राइट। तो हमने उसको दोनों स्पैन्स को आइसोलेट किया, और हमारे पास दोनों स्पैन जैसे स्पैन्स थे जिसका हमने कोलैप्स मैकेनिज्म ऑलरेडी डेवलप किया हुआ था। तो हमने इसकी कोलैप्स डायग्राम बना दी, ये वाली, और इसकी कोलैप्स डायग्राम बना दी हमने। देखो स्लाइड्स में ये जो हमने L-X/X थीटा फाइंड किया था ना, स्लाइड्स में इनकी वैल्यू भी हमें गिवन है 2.414 थीटा। ये डिफरेंशिएशन आई है, तो वो भी हमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए इसके लाइफ मैकेनिज्म की। 0.586 L यहाँ से, 0.414 L यहाँ से, शॉर्टर साइड से आपके पास, यानी रूलर सपोर्ट वाली साइड से 0.414 L, यहाँ से 0.586 L, ये वाला एंगल थीटा, ये 1.414 थीटा, 2.414 थीटा। ठीक है, और ये जो आपके पास लेंथ होती है 0.586 थीटा L की इक्वल है। सही हो गया। तो ये हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारे पास फिक्स रूलर का की कोलैप्स डायग्राम कंप्लीट होगी। सही है, पहला पहला स्टेप है कोलैप्स डायग्राम बनाना, और इसकी तो बहुत सिंपल सी होगी, थीटा थीटा टू थीटा, और जितनी एक साइड की लेंथ होगी उसको थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो उसको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होती है। तो हमने अपने एक कंटिन्यूस बीम को दो हिस्सों में डिवाइड किया, दोनों हिस्सों की कोलैप्स डायग्राम्स बना ली। अब कोलैप्स डायग्राम्स बना ली, तो हम लगाते हैं वर्चुअल वर्क का प्रिंसिपल। अब आपके पास यहाँ पर एक रियल सपोर्ट है, तो ये कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, यानी 2.414 थीटा इंटू एम एन प्लस एम एन थीटा, ये आपके पास होगा, राइट। ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि एक रियल हिंज है। तो ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी होगी, और एक्सटर्नल एनर्जी चूंकि एक यूडीएल लग रहा है, तो आपने एवरेज ले ली यहाँ पे और उसको सिंपल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डब्ल्यू आपके पास क्या आ गया, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल लोड। सही हो गया। 24 फीट का स्पैन था, WN लग रहा था। इस पॉइंट पे कितना डिस्प्लेसमेंट थी 14.064 फीट है। ये हमारे पास कहाँ से आई, ये हमारे पास यहाँ से आई, जो उन्होंने वैल्यूज हमें गिवन है स्लाइड्स में। तो इसके थ्रू हमने इस वाले स्पैन के लिए निकाल ली लोड की वैल्यू जिस पे आपके पास सेक्शन फेल होगा। अब MN कैसे निकलता है, ZX में क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे। ZX की वैल्यू में क्या उन्होंने दी हुई थी, 112 इंच क्यूब दी हुई थी। तो 112 इंच क्यूब को 50 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास क्या कहते हैं वो आ गया
इसके प्लास्टिक मोमेंट आ गया। अब हमें पता था कि सेगमेंट 1 तब फेल करेगा जब 0.0202 इंटू एम एन के इक्वल लोड आएगा। तो 9.427 की हमारे पास वो वैल्यू बन रही है। अब अगर सेगमेंट 2 हमें डब्ल्यू एन की वैल्यू कम दे रहा है फेलियर की, तो डेफिनेटली वही फेलियर को गवर्न करेगा। इसके लिए हमने दोबारा से क्या कहते हैं वर्चुअल वर्क लगाया। पहले हम लगा चुके हैं, जब हमने डेरिवेशन की थी एम एन थीटा प्लस एम एन टू थीटा प्लस एम एन थीटा, और डब्ल्यू एन 30 मल्टीप्लाई बाय 15 थीटा बाई 2, ये 2 की एवरेज ली थी हमने। तो यहाँ पे हमारे पास कितना लोड आया, 8.306 किप फीट। यानी अब इसका मतलब ये है, अगर आपके पास इस बीम पे मैं फॉर इंस्टेंस 8.306 किप फीट का लोड लगा दूं, सही हो गया, तो ये स्पैन तो फेल नहीं करेगा, लेकिन ये स्पैन तो फेल कर जाएगा ना, तो आपकी बीम का फेलियर हो जाएगा। तो लोअर वैल्यू गवर्न करी है हमारे पास, तो ये हमारी कंट्रोलिंग वैल्यू है। ये हमने उस लोड की वैल्यू फाइंड कर ली जो इस बीम को फेल करवाएगी जब वो बीम परफेक्टली लेटरली रिस्ट्रेन्ड है, कोई आउट ऑफ प्लेन डिफ्लेक्शन उसके अंदर नहीं है, तब ये हो गया। तो जो हमने कोलैप्स मैकेनिज्म्स पहले डेवलप की थी, उन्हीं को यूज करते हुए हमने अपने बीम की कैपेसिटी निकाल ली, कितना लोड जो है वो उसको फेल करवाएगा एज यूडीएल। सही हो गया। ये हमारा क्या कहते हैं लेक्चर 6। हाँ, एक सवाल इसके अंदर रह गया, बाकी दो एग्जाम्पल इसकी हो गई है। इसमें एग्जाम्पल में कोई क्वेश्चन तो पूछ लो, वरना अगले पे चले। अगली वाली तो सिंपल सी है, ये समझ आ गई वाली एग्जाम्पल। तो कोई क्वेश्चन है इसमें? अच्छा हाँ, तो अब एग्जाम्पल 3 पे रहते हैं। यहाँ पे हमारे पास W21 × 44 है, कंसिस्टिंग ऑफ A992 स्टील, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ Pn फॉर द बीम। अब हमारे पास 3 स्पैन्स हैं। ये आपके पास क्या है, पिन फिक्स के तौर पे बिहेव करेगा क्योंकि ये आपके पास कंटिन्यूटी को शो करते हैं। ये भी फिक्स्ड होगा, एक स्पैन फिक्स फिक्स बन जाएगा, एक स्पैन पिन फिक्स्ड होगा, और एक स्पैन रोलर के कितने फिक्स्ड होगा। तीनों की हमने कोलैप्स डायग्राम बनाई। इसमें चूंकि आपके पास लोड बिल्कुल सेंटर में कर ऑफ द स्पैन, तो एक प्लास्टिक हिंज यहाँ पे बनेगा, और एक यहाँ, ये तो रियल हिंज है। यहाँ पे आपके सॉरी, ये वाला रियल हिंज है, यहाँ पे वर्चुअल हिंज बनेगा, इधर वर्चुअल हिंज बनेगा, यहाँ पे वर्चुअल हिंज बनेगा। ये वर्चुअल हिंज है, ये रियल हिंज है, दो रियल हिंजेस हैं, बाकी सारे आपके पास वर्चुअल हिंजेस हैं। तो क्लैप्स मैकेनिज्म हमने बना लिया। हमने ये वाला केस भी पीछे किया हुआ है, ये वाला केस भी किया हुआ है, ये वाला केस भी किया हुआ है, और उन तीनों की क्लास डायग्राम्स हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। अब हम तीनों का दोबारा, तीनों पे स्पैन पे वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल लगाएंगे, स्पैन पे वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल लगाएंगे, स्पैन पे वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल लगाएंगे। जो हमें लीस्ट वैल्यू ऑफ लोड देगा, वही लोड हमारे पास इस स्ट्रक्चर का अल्टीमेट लोड होगा। सही हो गया। तो एफ जी की वैल्यू पता है, फाई हमें पता है कितना होता है, एक A992 स्टील के लिए 50 कैसा ही होता है। वहां से हमने इसका नॉमिनल मूवमेंट निकाल लिया, 397.5 किप फीट आ गया। हमने वही अपने पास वो लगाया, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो फर्स्ट और थर्ड स्पैन्स के लिए आपके पास PN 15 थीटा क्या होगा, एक्सटर्नल वर्क डन, और MM 3 थीटा क्या होगा, आपके पास एनर्जी ड्रॉप एट द इंटरनल हिंजेस। ये वैसे ही किया हुआ सारा, ये सारे एक बार को ट्राई करना, हो जाएंगे, बहुत ईजी है। वही जो हमने पीछे भी केसेस डेवलप किए हैं, उसी की बेसिस पे हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन डिराइव किए हैं। तो फर्स्ट और थर्ड स्पैन जो आपके पास बिल्कुल आइडेंटिकल है, स्पैन्स भी सेम है, तो इस पे 0.2 × MN की इक्वल अगर लोड आएगा तो फेलियर होगा 79.5 के। जबकि सेंटर स्पैन पे आपके पास अगर 70.8 किप का लोड आया, तब आपके पास क्या कहते हैं फेलियर होगा, राइट। तो गवर्निंग वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली वैल्यू होगी, यानी इतना पीएन आपके पास स्ट्रक्चर पे लग गया तो स्ट्रक्चर फेलियर हो जाएगा इस लोड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो हमने इस लोड कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक तीन अपने collapse मैकेनिज्म्स बनाए। तीनों collapse मैकेनिज्म्स पे हमने प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क लगाया, और हमने देखा कौन सा स्पैन मिनिमम लोड पे फेल होगा। तो उस स्पैन की वैल्यू को हमने गवर्निंग वैल्यू कह दिया, और हमने अपनी स्ट्रक्चर की अल्टीमेट यानी नॉमिनल लोड निकाल लिया। समझ आ गया। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह था, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, बाकी तो ये वही सिंपल सा है। ये लेक्चर 6 कंप्लीट हो गया, ये बहुत छोटा था लेक्चर 6, इसमें पूरे लेक्चर में कुछ सवाल है तो पूछ लो। अगले वाला भी थोड़ा सा कर लेते हैं।
अगला लेक्चर कनेक्शंस का है या बीम्स का ही है? बीम्स का ही है। अभी तो एनालिसिस किया, अब डिजाइन होगा आगे। अच्छा। ये है काफी लंबा लेक्चर। ये वाला क्लियर यार है? ये फुली, हाँ बोलो। हाँ ये, अगर फुली रिस्ट्रेंड का मतलब ये होता है ना कि पूरी रिस्ट्रेंड है, फिर भी इंटरवल्स में तो होगी। फुली फुली लेटरली रिस्ट्रेन्ड है। हाँ, फिर भी इंटरवल्स में तो होगी ना, मतलब 5 5 की डिस्टेंस पे, 4 4 4 3 3। तुम क्या ना लेटरल रिस्ट्रेंट की बात कर रहे हो? हाँ आइडियली तो हमने जो ज्यूम किया यही है ना कि थ्रू आउट आपके पास लेटरल रिस्ट्रेंट है। आगे फिर स्पेसिंग जितनी बढ़ती जाएगी कभी फिर कुछ डिस्टेंस के बाद स्पेसिंग इतनी बढ़ जाएगी कि वो आपके पास पार्शियली रिस्ट्रेंट में कैटेगराइज होगी। और अगर हो ही ना तो वो अनरिस्ट्रेंट हो जाएगी। जाहिर है कंटिन्यूस एक्चुअलिटी में तो नहीं होती, लेकिन क्लोज क्लोज को हम फुली रिस्ट्रेंट कह देते हैं। फुली रिस्ट्रेंट की वैसे क्या एग्जांपल है आपके पास? उसका फ्लैंज जो है स्टील बीम का, वो कंक्रीट के अंदर एम्बेडेड हो, वो तो फिर फुली रिस्ट्रेंट बीम बन गई ना लेटरली, क्योंकि उसको तो स्लैब नहीं आउट ऑफ प्लेन डिफ्लेक्ट होने देगी। सही सही, ठीक हो गया। ऐसे मुश्तबा, आपने आजम खान से पढ़ा हुआ तो ज्यादा सवाल ना करें आप। लेक्चर आप लंबा कर रहे हैं। तुम मेरी स्लाइडें देखो ना, तुम कहोगे मेरे पास आ जाओ। 2 लेक्चर्स आ रहे हैं हमारे, उससे पढ़ाया कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो हमें पढ़ने दो और चुप कर जाओ। अच्छा, अब हमारे पास तीन क्लासिफिकेशन हैं किसी भी स्टील बीम की। अभी जो हमने प्लास्टिक एनालिसिस किया था ना, वो हमने इस पे किया था, फुली रिस्ट्रेंट बीम पे। और उसमें मैंने क्या किया था, फेलियर किस रेंज में होता है? प्लास्टिक रेंज में होता है, प्लास्टिक हिंज की फॉर्मेशन से। फुली रिस्ट्रेंट बीम्स जो होती हैं वो प्योर प्लास्टिक बिहेवियर आपके पास डेमोन्स्ट्रेट करती हैं। और प्योर प्लास्टिक बिहेवियर करती हैं, और इनका फेलियर स्ट्रेस डायग्राम कैसी होती है वो हमने देखी थी शुरू में। देखो, ये फेलियर डायग्राम है, सारे के सारे फाइबर्स यील्ड कर रही हैं, राइट? ऑल द फाइबर्स हैव yielded। अब अगली हमारे पास बीम कौन सी है? अगली इसकी कैटेगराइजेशन होती है एज partially restrained beam, the beams with lateral bracing at an interval such that some fibers exhibit yielding while others don't can be classified as inelastic buckling failure। यानी आपके पास अब fully restrained नहीं है बीम, राइट? तो इसका मतलब है वो आउट ऑफ प्लेन थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर सकती है। और अगर आउट ऑफ प्लेन वो डिफ्लेक्ट कर गई तो बीम के अंदर टॉर्जन आ जाएगी। जब टॉर्जन आ जाएगी तो उसकी जो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी थी, उस कैपेसिटी से पहले किसी लोड पे उसका फेलियर हो जाएगा। कुछ फाइबर्स यील्ड करेंगे, सारे यील्ड नहीं करेंगे, उससे पहले फेलियर हो जाएगा। तो ये पार्शली रिस्ट्रेंट बीम है। और अनरिस्ट्रेंट बीम आपके पास ऐसी बीम है जो यील्ड मोमेंट से भी पहले आपके पास फेल कर जाएगी, यानी कोई फाइबर यील्ड भी नहीं करेगा और फिर भी वो फेलियर डेमोन्स्ट्रेट करेगी टॉर्जन की वजह से। आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग होगी और टॉर्जन की वजह से आपके पास उसकी कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। तो हमने जो भी एनालिसिस किया था उसमें प्लास्टिक हिंजेस की फॉर्मेशन को डील किया था, तो वो हमने फुल्ली रिस्ट्रेंट बीम को कंसिडर किया था। और दो टाइप्स कौन सी हैं? पार्शियली रिस्ट्रेंट और अनरिस्ट्रेंट। अब इसमें हम तीनों का डिजाइन देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो ये उन्होंने एग्जांपल दी है। इसमें देखो, जैसे अब ये राफ्टर लगा हुआ है, राइट? ये आपके पास रिस्ट्रेंड है कुछ इंटरवल पे। ये पार्शियली रिस्ट्रेंड है, देखो स्पेसिंग कंपैरेटिवली ज्यादा है। और इस बीम के अंदर कोई लेटरल सपोर्ट है ही नहीं, राइट? एक इसका एंड ये है, एक एंड ये है, बीच में कोई भी हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में सपोर्ट नहीं है। जबकि इस बीम को अगर हम देखें, ये जो रेड वाली है, यहाँ पे भी सपोर्ट आ रही है, यहाँ पे भी सपोर्ट आ रही है, यहाँ पे भी सपोर्ट आ रही है। ये तीनों बीम जिसके आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग को रेजिस्ट करेंगे ना, इसको इस तरह भी नहीं होने देंगी, इसको इस तरह भी नहीं होने देगी। जबकि इस केस में आपके पास कोई है ही नहीं इसके आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग को रेजिस्ट करने के लिए। साइड पे लोड लगा तो वो इस तरह हो जाएगी, राइट? तो हमने पहला केस जो पढ़ा था वो ये वाला था, फुली रिस्ट्रेंट बीम के लिए जिसके लिए हमने परफॉर्म किया था। अब हम उसको भी और इन बाकी दो का भी डिजाइन देखेंगे। तो ये हमारे पास एक कर्व है। आपके पास वाई एक्सिस पे नॉर्मल मोमेंट है बीम का, वाई एक्सिस पे उसकी अनब्रेस्ड लेंथ है, ठीक है? कंप्रेशन फ्लैंज जो आपका ऊपर है उसकी अनब्रेस्ड लेंथ कितनी है? सही हो गया। यहाँ पर जैसे अब एक लेटरल सपोर्ट किए, एक लेटरल सपोर्ट किए, तो ये आपके पास अनब्रेस्ड लेंथ बन रही है बीच वाली जो है। तो अनब्रेस्ड लेंथ आपके पास एज लॉन्ग एज एल पी से कम है, ठीक है? एज लॉन्ग एज एल पी से कम है तो आपके पास फुल
प्लास्टिक बिहेवियर होगा, यानी प्लास्टिक मूवमेंट जब अचीव होगा, प्लास्टिक हिंज की फॉर्मेशन होगी, तभी फेलियर होगा। तो एल पी तक जब तक आपके पास उसकी अनब्रेस्ड लेंथ है, तो आपके पास प्लास्टिक बिहेवियर भी नहीं होगा। एल पी से आपके पास लेंथ जो अनब्रेस्ड है बढ़ गई, लेकिन एल आर से अभी भी कम है, तो जोन 2 में फॉल करेगी, यानी एक पार्शली रिस्ट्रेन्ड बीम के तौर पे बिहेव करेगी। इन इलास्टिक लैटरल टॉर्जनल बकलिंग फेलियर होगा। और अगर एल आर से भी ज्यादा आपके पास अनब्रेस्ड लेंथ हो गई, तो फिर इलास्टिक लैटरल टॉर्जनल बकलिंग होगी। अब एल पी एल आर ये आपको स्टील मैनुअल से वैल्यूज मिल जाती हैं हर सेक्शन के लिए, ठीक है। आप देखो यहाँ पे एक एल पी डी भी बना हुआ है। एल पी आपके पास इलास्टिक एनालिसिस से वैल्यू आती है, एल पी डी आपके पास प्लास्टिक एनालिसिस से वैल्यू आती है, ये फर्क है। अब हम आगे इसको इस्तेमाल करेंगे एल पी वाली वैल्यू को, जो कि इलास्टिक एनालिसिस आती है। सही हो गया। ये वैसे एलपी का फॉर्मूला और एलपीडी दोनों का फॉर्मूला उन्होंने दिए हुए हैं, लेकिन हम ये फाइंड नहीं करेंगे, ये मैनुअल से ही मिल जाती हैं वैल्यूज। तो ये हमारे पास ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना अच्छी तरह। ये आपको बताता है कि आपकी बीम कौन सी जोन में फॉल कर रही है, उसकी कैपेसिटी में कितनी रिडक्शन आ रही है। देखो पहले पहले प्लास्टिक जब रेंज में थी तो फुल कैपेसिटी है, ठीक है, प्लास्टिक रेंज से इलास्टिक रेंज में आई। जैसे जैसे अनब्रेस्ड लेंथ बढ़ती जा रही है, बीम की नॉर्मल मूवमेंट कैपेसिटी कम होती जा रही है। जैसे आपके पास वो जोन 3 में आई, तो देखो नॉर्मल मूवमेंट कैपेसिटी और ज्यादा कम। तो ये आपके पास क्या कहते हैं, रिडक्शन आ रही है उसकी नॉर्मल मोमेंट कैपेसिटी की, एज द अनब्रेस्ड लेंथ इंक्रीजेस। ये हो गया। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये उन्होंने हमें पहले से कहा था, ये बीम जो है ना लिटरली ब्रेस्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब है लिटरली ब्रेस्ड है, उन्होंने हमें बता दिया, और कॉम्पैक्ट भी साथ है, तो जोन 1 के अंदर ये फॉल करेगी, राइट। और जो हमने उसका पहले प्लास्टिक एनालिसिस किया हुआ है, तो वही गवर्न करेगा यहाँ पे। Sufficiently support strong to support the given loads if Fi is equal to 50 ksi। तो अब हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पे यूडीएल लग रहा है, और उन्होंने हमें कंडीशन में दे दिया है कि वो लेटरली ब्रेस्ड है, तो इसका मतलब है हमारे पास एक फुली रिस्ट्रेन्ड बीम बन रही है। अब इसका एनालिसिस हम उसी तरह करेंगे जैसे हमने अब प्लास्टिक अपने वो क्लास मैकेनिज्म हमने डेवलप किए थे। पहले पहले हमने डिमांड फाइंड की, किसकी इक्वल होगी 1.2 टाइम्स डेड लोड प्लस 1.6 टाइम्स लाइव लोड, तो 6.05 किप फीट हो गया। डिमांड हमारे पास इसकी निकल आई। अब हमारे पास इसका क्लास मैकेनिज्म कैसे बनेगा, थीटा एक साइड पे, थीटा दूसरी साइड पे, और यहाँ पे टू थीटा हमने अभी अभी डेवलप किया था कुछ देर पहले। यूनिफॉर्म आपके पास लोड है, इसलिए दोनों एंगल्स आपके पास इक्वल है। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क हमने लगाया। ये दोनों आपके पास रियल हिंजेस हैं, जैसे कोई कैपेसिटी इनकी नहीं होगी। यहाँ पे आपके पास टू थीटा आ जाएगा, तो एम यू टू थीटा ये वाली साइड होगी, राइट हैंड साइड। और आपके पास चूंकि ये एक यूडीएल था 6.05 × 21, तो इसलिए हमने एवरेज ले ली 10.5 थीटा ये वाली डायमेंशन होगी, प्लस 0, 10.5 थीटा प्लस 0/2, और ये आपके पास लोड का मैग्नीट्यूड हो गया। तो हमारे पास इसकी अल्टीमेट कैपेसिटी कितनी है, 333.5 किप फीट है। सही हो गया। हमारे पास इसकी वो आ गई, सॉरी क्या मैं कह रहा था, हाँ, हमारे पास इसकी कैपेसिटी आ गई। अब आपके पास सेक्शन कौन सा है, W21 × 44। सही हो गया। इसका प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस हमें स्टील मैनुअल से मिल जाएगा। यील्ड स्ट्रेंथ पता है, तो हमने इसकी कैपेसिटी कितनी निकाली थी 57.75 किप फीट, और डिमांड कितनी थी 333 पॉइंट किप फीट। तो कैपेसिटी डिमांड से ज़्यादा आपकी आ रही है, देख रहे हैं इसके अंदर, तो ये इसलिए हमारे पास एक एडिक्वेट सेक्शन है। तो हमने इसमें क्या किया, वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल लगाते हुए, कोलैप्स मैकेनिज्म को यूज करते हुए हमने फाइंड कर ली किस चीज़ की वैल्यू डिमांड की। और हमारे पास प्लास्टिक सेक्शन मॉडल्स भी गिवन है, यील्ड स्ट्रेस भी गिवन है, और हम प्लेजर के लिए 0.9 का इफेक्टिव सेफ्टी इस्तेमाल करते हैं। तो वो यहाँ से हमने इसकी कैपेसिटी निकाली, कैपेसिटी देखो आउटपुट करिए किसको, आपके पास डिमांड को। तो ये हमने एक सिंपल बेसिकली क्या कहते हैं, उनको जजमेंट दिए कि हमारा सेक्शन सफिशिएंटली स्ट्रांग है टू सपोर्ट द गिवन लोड। इसमें हमने डिजाइन नहीं किया, इसमें हमने सिर्फ बताया कि वो स्ट्रांग है इन लोड्स को बियर करने के लिए या नहीं। सही हो गया। तो इस एग्जांपल में कोई क्वेश्चन है, लोड्स हमने आइडेंटिफाई किए, लोड कॉम्बो बनाया, डिमांड निकाली, क्लैश मैकेनिज्म और प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के थ्रू क्वेश्चन ने वर्कआउट की, ज्यादा आ गई तो सेफ है। रिहान कह रहा है क्या कि उसके माइक खराब है, तो वो कह रहा था कि तो डायग्राम दोबारा रिपीट कर दो। डायग्राम, ओके, हाँ, यहीं से देख लेते हैं। और नोट्स कर आपका दो यार। चूंकि आपके पास यूडीएल लग रहा है, तो इतना तो हमें पता है कि बीच में ही हमारे पास, राइट, यहाँ पे इंटरनल हिंज की फॉर्मेशन होगी। तो जब बीच में इंटरनल हिंज की फॉर्मेशन होगी, तो एक साइड से थीटा बनेगा, दूसरी साइड से भी एग्जैक्ट सेम एंगल थीटा बनेगा। अब आपके पास ये वाला एंगल हमें कैसे वर्कआउट किया, यहाँ पे मैं बीच में एक लाइन लगा दूं इस पे, ठीक है, तो थीटा यहाँ से आ जाएगा क्योंकि ये वाला सिनेरियो बन जाएगा,
और यहाँ से आपके पास थीटा आ जाएगा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाएगा। ये हो गया। अब हमने ये वाली डायमेंशन कैसे निकाली थी? स्मॉल एंगल थ्योरी से। स्मॉल एंगल थ्योरी हमारे पास कितनी निकली थी ये वाली डायमेंशन? ये देखो, ये L/2 थी, राइट? डिस्प्लेसमेंट एट द मिडिल पॉइंट। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एट द मिडिल पॉइंट कितनी आ गई? लेंथ हमारे पास कितनी थी बीम की? 21 फीट। तो 21 फीट का हाफ क्या है? 10.5। तो 10.5 इंटू थीटा, ये हमारे पास कितनी डिस्प्लेसमेंट हो गई? 10.5 इंटू थीटा। तो 6.05 के फीट का आपके पास यूडीएल लगा हुआ है, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यूडीएल का मैग्नीट्यूड आ गया। और हमने, हमारे पास पीक डिस्प्लेसमेंट कितनी थी यहाँ पे? 10.5 थीटा, इधर जीरो थी, तो 10.5 थीटा प्लस 0/2, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई। ये लोड का मैग्नीट्यूड आ गया। और ये भी रियल हिंज है, ये भी रियल हिंज है, ये दोनों एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, सारी की सारी एनर्जी इसी ने एब्जॉर्ब करनी है। तो mu 2 थीटा आ गया। यहाँ से हमारे पास डिमांड निकल आई। और फिर हमने कैपेसिटी वर्कआउट कर ली, और कैपेसिटी डिमांड से ज़्यादा है, इसलिए हमारा सेक्शन सफिशिएंटली स्ट्रांग है टू रेजिस्ट द अप्लाइड लोड्स। सही है, अब आगे समझ। रेहान बोल रहे थैंक यू। अच्छा, ठीक। यार मुर्शीद, तुमने तो खुद से ही कह दिया कि उसमें लाए कर है, मतलब कि लेट फुल लेटरिन स्टेट है, तो सीधा ही हमने फॉर्मूला ये डाला, दूसरे फॉर्मूलाज कब लगाने हैं? इसमें तो देखो उन्होंने हमें बताया हुआ था कि कंडीशन ही ऐसी है कि वो लेटरली ब्रेस्ड है। बाकी आपने कैसे जज करना है कि वो किस जोन में है? आपको एलपी और एलआर की वैल्यूज पता है, और अनब्रेस्ड लेंथ आपको पता होती है, जाहिर है आपने बीम डिजाइन किया ना, आपको पता है कितनी उसकी अनब्रेस्ड लेंथ आपने डिजाइन करनी है। तो अनब्रेस्ड लेंथ का आप जो सा सेक्शन चूज करने का सोच रहे हो, उसकी इन वैल्यू से कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चल जाएगा किस रेंज में लाई करिए। सही। तो मैं कमरे की डिजाइन करूँ, तुम्हें पता है स्पैन कितना है, राइट? वहां से हमारे पास उसकी अनब्रेस्ड लेंथ आ जाएगी। अगर तुम बीच में कुछ नहीं दे रहे, तो तुम कंपेयर कर लोगे उसकी एलपी और एलआर की वैल्यू कितनी है, और तुम्हें जोन का पता चल जाएगा। फिर अगर तुम्हारे पास कैपेसिटी कम हो रही है, तो तुम शायद बीम का सेक्शन चेंज करो जिसकी एलपी और एलआर की वैल्यू डिफरेंट हो। सही है। हाँ सही है, सही है। भी कर ही लेते हैं आज पूरा उसको, फुली रिस्ट्रेंट वाले को। अच्छा, अगले एग्जांपल इसके, सेलेक्ट अ बीम बाय यूजिंग बोथ द एलआरएफटी एंड एएसडी मेथड्स फॉर द स्पाइनल लोडिंग शोन इन फिगर 9.3 इज यूजिंग फुल लेटरल सपोर्ट। और फिर उन्होंने हमें कह दिया कि फुल लेटरल सपोर्ट प्रोवाइडेड है फॉर द कंप्रेशन फ्लैंज बाय द स्लैब अबव। अब देखो, फुल लेटरल सपोर्ट जब है तो डेफिनेटली उसकी अनब्रेस्ड लेंथ जीरो हो जाएगी ना, तो वही आगे लिखा हुआ है, दैट इज एल बी इज इक्वल टू जीरो एंड एफ आई इज इक्वल टू 50 के एस आई। तो हमने अब इसके लिए निकालना है वो, क्या कहते हैं, क्या बताना है हमने इसमें, हाँ बीम सेलेक्ट करनी है इस सवाल के अंदर। अब रायना आप पूछ रही थी ना कि क्लास मैकेनिज्म का, अब देखो इसमें दो हम क्लास मैकेनिज्म खुद बनाएंगे। हम फिर सुपर पोजिशन करेंगे, एक कोलैप्स मैकेनिज्म हम इस अप्लाइड पॉइंट लोड का बनाएंगे, और एक कोलैप्स मैकेनिज्म हम इस यूडीएल का बनाएंगे, और फिर दोनों को हम सुपरपोज कर देंगे इन अ वे, ठीक है? तो हमें सिचुएशन कॉम्प्लेक्स गिवन होगी, आपने खुद उसको ब्रेक डाउन करना है अपनी आसानी के लिए। अब इस एग्जांपल के अंदर हम दो वो बनाएंगे अपने पास, क्या कहते हैं उसको, कोलैप्स डायग्राम। एक पॉइंट लोड की वजह से, एक यूडीएल की वजह से, और एक उस पॉइंट लोड की वजह से। आपके पास दोनों के मोमेंट्स आ जाएंगे, और वहां से आप क्या कहते हैं उसका डिजाइन कर लोगे। सही हो गया। तो हमारे पास डेड लोड कितना है? 1.2 इंटू 1.5 टाइम्स, ये क्वेश्चन में गिवन है। डेड लोड 1.5 के फीट, ठीक है, और 30 के फीट की उसकी लेंथ है। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वो आ गई, कैपेसिटी, कैपेसिटी कह रहा हूँ, लोड आ गया, और यहाँ से हमारे पास पॉइंट लोड आ गया, पी यू इंटू एल। सही हो गया। अब हम आगे चलते हैं इसके सिलेक्शन ऑफ द सेक्शन पे। तो इसको हमने दो सिंपल उसके अंदर क्या कहते हैं डिवाइड करना है, क्या कहते हैं उसे, हाँ, दो क्लैप्स डायग्राम बनानी है इसकी। ये हो गया। तो पहली क्लैप्स डायग्राम हमारे पास बनेगी ये वाली, जिसमें 1.8 टू 30 यूडी लगा हुआ है, और दूसरे में हमारे पास पॉइंट लोड है, ठीक है? तो इसका हमारे पास क्या होगा, एक्सटर्नल वर्क कितना होगा? 1.8 इंटू 30, ये वाले हमारे पास 15 फीट बन रहा है, तो वही एवरेज ले लेनी है। 15 थीटा बाई 2 एवरेज को ले रहे हैं क्योंकि यूडी लग रहा है।
और ये रियल हिंज है, ये रियल हिंज है, तो पूरी पूरी एनर्जी इसने ड्रॉप करनी है, MU 2 थीटा इस साइड पे आ गया। सिमिलरली इधर हमारे पास 48 अप्लाइड लोड था, ठीक है, सेंटर पे करा था, तो यहाँ पे हिंज बनेगा। थीटा थीटा दोनों रियल हिंजेस हैं, ये एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, एनर्जी सिर्फ ये एब्जॉर्ब करेगा, MU 2 थीटा। और अब चूंकि पॉइंट लोड है और इसके नीचे की डिफ्लेक्शन हमें चाहिए, तो हम एवरेज नहीं लेंगे, कोई जरूरत नहीं एवरेज लेने की। तो 15 थीटा हमारे पास आ गया। तो MUD हमारे पास 202.5 किप फीट आ गया, और MUL हमारे पास कितना आ गया, 360 किप फीट आ गया। तो हमने टोटल डिमांड कितनी निकाल ली, 562.5 किप फीट की। तो अब देखो हमारे पास ये अपेरेंटली कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी, हमने पहले ऐसी कोलैप्स डायग्राम नहीं बनाई थी जिसमें हमारे पास यूडिल भी लग रहा हो और पॉइंट लोड भी लग रहा हो, लेकिन हमने इसको डिसोशिएट कर लिया दो कंपोनेंट्स में, एक जिसमें हमारे पास सेंटर पे पॉइंट लोड लग रहा था और एक जिसमें यूडिल था। तो ये दोनों तो हमने पढ़े में है ना, क्लैश मैकेनिज्म। एंड पे उन दोनों से जो हमारे पास मोमेंट्स है उनको ऐड कर दिया, तो हमारे पास टोटल डिमांड बन गई अपने स्ट्रक्चर की। तो यूं हमने इसके अंदर की कहते हैं डिमांड फाइंड किया। पहले पहले हमने लोड जो हमें गिवन थे उनको फैक्टर किया, फैक्टर करने के बाद हमने डिमांड निकाली। आगे फिर हमने उसका डिजाइन करना है, सिंपल। MU इज इक्वल टू 5 F5 GX। F5 हमें क्वेश्चन में गिवन था 50 है, 5 की वैल्यू 0.9 है। डिमांड यहाँ से हमारे पास कितनी थी, 562.5। तो GX की वैल्यू कितनी आ गई, 150 इंच क्यूब आ गई। वहां से आप टेबल में गए, आपने देखा कि GX की वैल्यू इसकी करीब करीब बन रही थी, वो 153 इंच की वाले की बन रही थी। तो ये मैं वैसे बता दूं तुम लोगों को कहाँ से आएगा, वो GX से खुद देख लोगे, चलो बता ही देते हैं मुझे। और सलीम तुम्हारी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। हाँ हाँ मैं कहता हूँ, एक मिनट। ये देख रहे हो, ये एंड पे जी लिखा होता है, ये जी। ये आपके पास प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस है दोनों एक्सिस के बाद। तो अब हमने अभी 150 इंच की अचीव करना था, राइट। अब देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा वैल्यू है, 1130, यहाँ पे 267। तो हमने कौन सा चूज किया अल्टीमेटली, W 24 × 62। ये ठीक है। और इसके अब W 24 × 62 की हमारे पास क्या वैल्यू बन रही है, 153। ये देख रहे हो, 153। तो ये हमने इसकी वैल्यू ले ली। तो यहाँ से हमारे पास जब GX आ जाएगा, तो आगे हमने कैपेसिटी चेक्स निकालने हैं। अब मैंने वो अभी यहाँ पे किए नहीं हुए, लेकिन आपने वही चेक करने के डिमांड कैपेसिटी डिमांड से ज़्यादा आ रही है या नहीं आ रही। तो अगर तो आपके पास कैपेसिटी आपके स्ट्रक्चर की इस उसकी डिमांड से ज़्यादा आ रही है, तो आप उसको ओके कर दोगे, वरना फिर आप अगले सेक्शन पे जाओगे जिसका प्लास्टिक सेक्शन मॉडल ज़्यादा था। और अगर वो आपके पास क्या कहते हैं सारे अपने चेक्स ओके कर रहे हैं, तो सिंपली आप उसी को कहते हैं कह दोगे कि ये हमारा है। और जब आपने अब कंसिडर कर लिया ना इसके अंदर एक सेक्शन W 24 × 62, तो इसका सेल्फ वेट जो इसका डेड लोड होगा, उसे भी आपने लोड्स में कंसिडर करके उसकी कैपेसिटी निकालनी है और उस कैपेसिटी में डिमांड का आउटपे करना है, सही हो गया। तो अब पहले आप एक नई डिमांड निकालोगे, जिसके अंदर आपके पास एक एडिशनल डेड लोड का कंपोनेंट आ गया जो कि इस बीम का वेट है। तो वो आपके पास आ गया है, तो आप वहां से नया डेड लोड निकालोगे, लाइव लोड सेम रहेगा, नई डिमांड आएगी, यानी आपको पूरा बेसिकली पूरा प्रोसीजर रिपीट करना है। यहाँ पे सिर्फ 1.2 × 1.5 है ना, प्लस जो बीम का आपके पास लोड होगा वो डाल दोगे, डेड लोड नया आ जाएगा, लाइव लोड वही रहेगा। इस कोलैप्स मैकेनिज्म के थ्रू आप दोबारा से यहाँ से मोमेंट की वैल्यू निकालोगे, इसकी वैल्यू आइडेंटिकल रहेगी, एक यहाँ पे नई वैल्यू आ जाएगी MU की। फिर आपने इसकी कैपेसिटी F5 × GX से निकालनी है, W 24 × 62 की। अगर इसकी कैपेसिटी जो नई डिमांड आएगी उससे ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब आपके पास सेक्शन एडिक्वेट है टू रेजिस्ट द गिवन लोड्स। ये आगे समझ, यानी प्रोसीजर वही है, आपने पहले पहले अपना लोड्स निकाले, लोड्स के थ्रू आपने अपने गिवन स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन की मदद से डिफरेंट वो बनाए क्लैश मैकेनिज्म जो आपने जिनसे आप फेमिलियर थे, उनसे आपने मोमेंट्स निकाले, उनके मोमेंट्स को सम अप कर दिया, और वहां से सेक्शन मॉडुलस निकाल दिया प्लास्टिक। उस प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस की करीब करीब आपने वैल्यू चूज कर ली, और फिर जोन सी आपके पास
सेक्शन ऐसा होगा जो कैपेसिटी को डिमांड से बढ़ा देगा, वही आपका सेक्शन सही होगा। और आपने सेल्फ रेट क्लास भी कंसिडर करना है उसके अंदर जब आगे करोगे। यहाँ पे मैं नहीं कर सकता था, तो वो खुद कर लेना, वो ईजी है। आपने ये पूरा प्रोसेस रिपीट करना है विद द डिफरेंस कि यहाँ पे प्लस जो आपने सेक्शन लिया है, उसका वो आ जाएगा डेड लोड। सही हो गया? आगे समझ? इसका वैसे डेड लोड कितना होगा बताओ इस सेक्शन का? एनीवन? कितना डेड लोड होगा इसका? 62 पाउंड पर फीट होगा। हाँ बिल्कुल, ये जो सेकंड टर्म होती है ना, ये रिप्रेजेंट करती है पाउंड टू फीट में, और ये उसकी डेप्थ होती है। तो 0.062 उसको कैपिट कर लोगे कंसिस्टेंसी के लिए, पूरा प्रोसीजर रिपीट करोगे, डिमांड कैपेसिटी से ज़्यादा आ गई तो आपका स्ट्रक्चर सही है। काफ़ी है मैं कहता हूँ आज के लिए, बाकी फिर कल जाके किसी और दिन कर लेंगे। हमारे पास अब एनालिसिस भी हो गया है फुली रिस्ट्रेंट बीम्स का, और हमने फुली रिस्ट्रेंट बीम्स का डिज़ाइन भी कर लिया है।